नमस्कार। आज हम टाइम में थोड़ा पीछे चलेंगे। उस वक्त में जब भारत एक नया नया आज़ाद देश था। चारों तरफ गरीबी थी, अशिक्षा थी, और ऐसे में भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नामुमकिन मान रहे थे। वो रास्ता था लोकतंत्र का। तो चलिए आज भारत के पहले आम चुनाव की इसी रोमांचक कहानी को समझते हैं। तो हुआ ये कि जब भारत ने ऐलान किया कि देश के हर वयस्क नागरिक को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं, अमीर हो या गरीब, सबको वोट देने का हक मिलेगा, तो पता है दुनिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। सबको लग रहा था कि इतनी बड़ी आबादी और अशिक्षा के बीच ये डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो जाएगा। लेकिन हमारे नेताओं ने यही मुश्किल रास्ता चुना। उस दौर में कई नए आज़ाद देश तानाशाही की तरफ चले गए थे, पर भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब ये चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इन नंबरों से लगाइए। पहले चुनाव में 17 करोड़ वोटर्स थे। जी हां, 17 करोड़। उस समय तो दुनिया के ज्यादातर देशों की कुल आबादी भी इतनी नहीं थी। और बात सिर्फ लोकसभा चुनाव की नहीं थी। इन्हीं 17 करोड़ लोगों को अपने अपने राज्यों के लिए 3,200 विधायक भी चुनने थे। और साथ ही देश की पहली लोकसभा के लिए 489 सांसद भी। मतलब जरा सोच कर देखिए, इतने बड़े स्केल पर एक साथ चुनाव कराना कितना बड़ा और मुश्किल काम रहा होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये नामुमकिन सा काम मुमकिन कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई 1950 में, जब चुनाव आयोग बना और इसके पहले चीफ बने सुकुमार सेन। उनके सामने सच में एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। और ये चुनौतियां सचमुच बहुत बड़ी थीं। सोचिए, 17 करोड़ वोटर्स में से सिर्फ 15% लोग ही साक्षर थे। इसके अलावा देश के कोने कोने में जाकर हर एक वोटर का नाम लिस्ट में शामिल करना, चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना, और फिर 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को चुनाव कराने की ट्रेनिंग देना, ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। वोटर लिस्ट बनाने में एक बहुत ही अजीब दिक्कत सामने आई। शुरुआती लिस्ट में करीब 40 लाख महिलाओं के नाम उनके असली नाम से नहीं, बल्कि ऐसे लिखे थे जैसे फला की बीवी या फला की बेटी। चुनाव आयोग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि लिस्ट में हर महिला का अपना नाम होना चाहिए। ये लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी पहचान को मान्यता देने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो वोटिंग का एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला गया। हर कैंडिडेट के लिए एक अलग बॉक्स रखा जाता था जिस पर उसका चुनाव चिन्ह बना होता था। वोटर्स को बस एक खाली पर्ची दी जाती थी जिसे वो अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले बॉक्स में डाल देते थे। बहुत सिंपल। बाद में यह तरीका बदला और एक ही बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का सिस्टम आया। और आज, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो महीनों की जबरदस्त तैयारी के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चुनाव हुए। अब इंतजार था जनता के फैसले का, ये देखने का कि क्या दुनिया के आलोचक सही साबित होंगे या भारतीय लोकतंत्र एक नया इतिहास रचेगा। और नतीजा आया शानदार। वो जुआ सफल हो गया था। आधे से ज्यादा वोटर्स ने वोट डाला, और सबसे बड़ी बात यह थी कि हारने वाले उम्मीदवारों ने भी नतीजों को बहुत शांति से स्वीकार किया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे देशों के लिए नहीं है। तो जीता कौन? जैसा कि सबको उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी। उसने 489 में से 364 सीटें जीतीं। लेकिन यहां एक मजेदार बात है। इस चार्ट को देखिए। कांग्रेस को वोट मिले थे सिर्फ 45%, पर सीटें मिली 74%। ऐसा क्यों? ऐसा हमारे चुनावी सिस्टम की वजह से होता है, जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। मतलब रेस में जो सबसे आगे निकल गया, भले ही एक वोट से, जीत उसी की होती है। पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का ऐसा ही दबदबा रहा, लेकिन यह दबदबा किसी तानाशाही जैसा बिल्कुल नहीं था। यह एक डेमोक्रेटिक दबदबा था। इसको समझने के लिए हमें कांग्रेस सिस्टम को समझना होगा। कांग्रेस की इस जबरदस्त जीत के पीछे असल में 3 बड़े कारण थे। पहला, आजादी की लड़ाई की विरासत उसके साथ थी। दूसरा, वो अकेली ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन देश के गांव-गांव तक फैला था। और तीसरा, पार्टी के पास जवाहरलाल नेहरू जैसे करिश्माई नेता थे जो पूरे देश में बहुत पॉपुलर थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस दौर को एक खास नाम देते हैं, कांग्रेस सिस्टम। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि वो एक तरह का गठबंधन थी। एक बड़ा सा छाता जिसके नीचे समाज के अलग अलग तबके और अलग अलग सोच वाले लोग सब एक साथ आ गए थे। ये स्लाइड इस बात को और अच्छे से समझाती है। देखिए, कांग्रेस के अंदर किसान भी थे तो बड़े बड़े उद्योगपति भी, मजदूर भी थे तो मिल मालिक भी, लेफ्ट की सोच वाले भी थे और राइट की सोच वाले भी।
कांग्रेस की यही खूबी थी कि वो सबको साथ लेकर चलती थी और इसी वजह से वो इतने लंबे समय तक सत्ता में बनी रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि देश में कोई विपक्ष था ही नहीं। कांग्रेस के इतने बड़े दबदबे के बावजूद कई दूसरी पार्टियां भी थीं जो लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए थीं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती थीं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। उस दौर में कांग्रेस के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी तरफ थी सोशलिस्ट पार्टी, जो कभी कांग्रेस का ही हिस्सा हुआ करती थी। और फिर एक बिल्कुल अलग विचारधारा वाली पार्टी थी भारतीय जनसंघ। इसकी विचारधारा एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र पर आधारित थी और आज की बीजेपी की जड़ें इसी पार्टी में हैं। इन सभी पार्टियों ने मिलकर भारतीय राजनीति को काफी डायनामिक बनाए रखा। विपक्ष की ताकत का एक बहुत बड़ा उदाहरण 1957 में केरला में देखने को मिला। यहां कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई। ये पूरी दुनिया में पहली बार हुआ था कि कोई कम्युनिस्ट सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हो। हालांकि 2 साल बाद केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उसे बर्खास्त कर दिया, पर यह घटना दिखाती है कि भारत का लोकतंत्र कितना वाइब्रेंट था। तो जब हम आज़ादी के बाद के इन शुरुआती सालों को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक पार्टी का दबदबा नहीं दिखता, हमें एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी जाती हुई दिखती है। इस दौर ने भारत की राजनीति को वो शक्ल दी जिसका असर आज भी दिखाई देता है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या एक पार्टी के इतने लंबे शासन ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाया क्योंकि इससे देश में स्थिरता आई, या फिर इसने एक मजबूत विपक्ष को पनपने नहीं दिया और लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर किया? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।